ईरान आखिरकार अब क्या करने वाला है? अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में अब बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके ऊपर दुनिया भर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर बातचीत में ईरान ने दिखाई दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का केवल नाम ट्रंप है, असली ट्रंप कार्ड वो हमारे पास में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से ईरान का डेलीगेशन या ईरान के जो विदेश मंत्री गए थे वो वहां से वापस लौट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो अपने दामाद को भेजने की तैयारी की थी, अपने दामाद को भेज रहे थे, उनका जहाज कहां से यू टर्न किया ये पता नहीं है। अमेरिका जो मिनटों के हिसाब से चीजों को तय करता है वो आज भी 28 फरवरी के बाद में, और अब आज हम 26 फरवरी को जब बात कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने के अंदर अभी तक तय नहीं कर पाया है कि इस जंग का आखिरी एंडिंग पॉइंट क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला हुआ, एक तबके ने उसको ईरान के साथ जोड़ने की कोशिश की कि ये कहीं ईरान की चाल तो नहीं है। ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हमले के बाद में क्या कुछ चल रहा है, और अब्बास अरागची पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान जाकर के क्या कुछ हासिल हुआ, और इस वक्त में रूस और ओमान के साथ में जो अब्बास अरागची की बैठक होने वाली है, ईरान की तैयारी आखिरकार जो ये चल रही है, ये जो भागदौड़ हो रही है, ये क्या कुछ रंग दिखाने वाली है। ईरान की तैयारी क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये हमला है, क्या ये महज एक इत्तेफाक की बात है कि एक कोई चूक हो गई, और वो भी इस दौरान हुई जब ईरान के साथ में जंग चल रही है। हालांकि जो चूक हुई है वो चूक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। पहले से तय था एक सालाना डिनर का कार्यक्रम वो व्हाइट हाउस की तरफ से किया जाता है पत्रकारों के साथ में, और उस कार्यक्रम के अंदर जिसमें नामी गिरामी लोग पहुंच रहे थे, वो लोग पहुंच रहे थे जिनका पहले से तय होता है। उसके अलावा कोई अपने साथ में छोटा बच्चा भी अगर लेकर के जाना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं होती है। और वहां पर भी अगर अमेरिका की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद अगर हमला हो गया तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिरकार जो कुछ हुआ है उसका इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, ईरान की तैयारियां क्या है, इसी को समझने के लिए मैंने ईरान से स्पेशली इनवाइट किया नजर अब्बास रिजवी साहब को। और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात को लेकर के आश्चर्य बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप पर हमला हुआ है। उल्टा यहां पर जो बातें दिखाई दे रही हैं, तकरीबन लोगों को विश्वास था पहले से कि अमेरिका कुछ न कुछ ऐसा सहानुभूति पाने के लिए कर सकते हैं, चुनाव है इसलिए, और बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही है। और खास तौर पर मैंने पूछा है कि पाकिस्तान में गए थे अब्बास अरागची साहब, तो वहां क्या कुछ हुआ है। अब रूस और ओमान में अगर उनकी एंट्री हो रही है तो वहां ईरान की तैयारी क्या है, और इस युद्ध का एंडिंग पॉइंट वो क्या होगा, कौन लिखेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं चाहता हूं इस बातचीत को आप जरूर सुनिए, आखिर तक सुनिए, आपको एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक दरखास्त है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। और इस वक्त में 2 बड़े घटनाक्रम हैं हमारे सामने। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री वो वापस लौट गए, और दूसरी तरफ ट्रंप पर हमला हुआ है। दोनों चीजों पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप जो हमला हुआ है उसको लेकर के ईरान में क्या कुछ चल रहा है, आपके पास में क्या कुछ इनपुट्स हैं, या आप इस हमले को किस तरह से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, हमला कहाँ हुआ है और हमले की जो टाइमिंग है, वो कुछ सवाल उठाती है और इससे हमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती हैं और इसी तरह की बात ईरान के अंदर भी चल रही है। पहली बात तो ये कि हमें अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, ये कहा जाता था और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सिक्योरिटी, इसके तो चर्चे हैं और मैं भी और आप भी आजकल जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्कशन होते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे साथी आते हैं पैनलिस्ट, वो ऐसे बताते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास और एक हद तक बात उनकी सही भी रहती है। ऐसे मुल्क के, ऐसे देश के राष्ट्रपति एक जगह प्लान्ड
डिनर आयोजित करते हैं पत्रकारों का, जो कि सालाना एक प्रोग्राम होता है, ईयरली वो इवेंट है। और तो आप सोचिए कि वहाँ की सुरक्षा कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या होगी। उस जगह पे कोई शख्स आता है, बंदूक लेके गोली चलाता है, तो खुद ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है दोनों साइड से। अगर ये मसलन मैं कहूँ कि ये घटना सही है, बिल्कुल ऐसे ही हुई है जैसे कि बताया जा रहा है खबरों में, तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर कैसी हो गई? व्हाइट हाउस के प्रोग्राम के अंदर कोई भी शख्स अंदर आके घुसता है और वो गोली चला देता है, तो ये इतना कमज़ोर कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी apparatus हो गया? ये सवाल है। दूसरी तरफ से ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक तरह का फ़ॉल्स फ्लैग हो सकता है कि जहाँ पे खुद अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसियों ने ट्रम्प साहब के कहने पे एक फ़ॉल्स फ्लैग, क्योंकि हम लोग कहते आ रहे हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग करवाएगा अमेरिका। तो क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प की जो रेटिंग है, जो अप्रूवल रेटिंग होती है वहाँ पे सर्वे होते रहते हैं, पब्लिक से पूछा जाता है कि आप अपने प्रेसिडेंट से कितना राज़ी हैं, कितना अप्रूव करते हैं उनको। सबसे कम रेटिंग इस वक़्त जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की है, 33% रेटिंग आ गई है, जो पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में बेनज़ीर है, इसकी मिसाल नहीं मिलती, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरह का फ़ॉल्स फ्लैग हो, किसी शख्स को खुद ही अंदर लाके ये दाखिल कराया गया हो, और ये कि थोड़ा-सा पब्लिक की सिम्पैथी, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, उस वक़्त भी उनके ऊपर ऐसे ही एक हमला हुआ था कि एक किसी ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और उसमें वो थोड़ा-सा वो घायल भी हुए थे, ज़ख्मी भी हुए थे, तो और उसको इलेक्शन में काफ़ी फ़ायदा भी मिला था। तो दोनों तरफ से अगर मैं कहूँ कि ये फ़ॉल्स फ्लैग हो सकता है, तो ये समझ में आता है कि कितना ज़्यादा डेस्परेटली अपने काम-काज को लेके ट्रम्प जिस तरह से ईरान को लेके जंग में जिस तरह से उलझ गए हैं, फिर अंदर जो हम्म। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुश्किलात हैं, जनरल्स को हटा रहे हैं, चीफ को हटा रहे हैं, और आपस जो इख्तिलाफ है, जेडी वेंस अलग तरफ जा रहे हैं, हेगसेट की कुछ और बात है, इंटेलिजेंस वहाँ कुछ और कह रही है, मीडिया वहाँ कुछ और कह रहा है, जिसको बार-बार डोनाल्ड ट्रम्प फेक मीडिया कहते रहते हैं, खुल के आके कहते हैं, और उसके बाद पब्लिक का भी जो डिसअप्रूवल है उनका और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, तो इन सब के बीच में हो सकता है कि एक तरह का ये फॉल्स फ्लैग कराया हो, ताकि थोड़ा-सा पब्लिक की सिम्पैथी मिल जाए। अगर ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, वाक़ई ये सही घटना है, तो फिर भी ये जो है अमेरिका की सुपर पावर की छवि को खराब करता है कि व्हाइट हाउस के अंदर इतने सिक्योरिटी के अंदर कोई शख्स कैसे घुस गया, उसने कैसे गोली चला दी, उसके पास बंदूक वगैरह कैसे पहुंची। और एक मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा धर्मेंद्र जी आपके सामने। आप देखें पिछले 2 महीनों में आपने ईरान के जो लीडर्स हैं, चाहे वो पेजेश्कियान साहब हो, चाहे वो लारिजानी साहब जो शहीद हो गए, चाहे वो अब्बास आरागची हो, बम धमाकों के बीच में भी, सीज फायर से पहले भी जब बम धमाके हो रहे थे, तो वो बहुत ही शुजात के साथ, बहुत बहादुरी और साहस के साथ अपनी आवाम के दरमियान, अपनी जनता के दरमियान बिना किसी खौफ के, बिना किसी रोक-टोक के देखे गए हैं। कई सारे वीडियोज़ आए हैं, और उसको कंपेयर करें अगर डोनाल्ड ट्रम्प और जेडी वेंस की जो वीडियो आ रही है, वो शर्मनाक वीडियो है कि एक गोली के चलने के बाद जिस तरह से वो सब दुबक रहे हैं, छुप रहे हैं टेबल्स के अंदर। एक जो मौत का डर है डोनाल्ड ट्रम्प और पूरी अमेरिका की जो ये शासक हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, कि इससे समझ में आता है कि अमेरिका और ईरान के जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कितना ज़्यादा है। ईरान के लीडर्स के अंदर किसी भी तरह का मौत का डर नहीं है, वो शहादत के लिए आमादा हैं और शहीद भी हुए, चाहे वो रहबर शहीद हों अयतुल्लाह सैयद अली खामनई, चाहे लारिजानी साहब हो यहाँ के कमांडर्स, वो लोग बेखौफ जो हैं अपनी आवाम, अपनी जनता के दरमियान रहते हैं। लेकिन एक गोली चलने के बाद जो तस्वीरें पूरी दुनिया में गई हैं, मुंतशिर हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उसमें लोगों ने देखा कि ट्रम्प कितना ज़्यादा डर के टेबल के नीचे दुबक गए, टेबल के नीचे छुप गए। तो ये भी बताता है कि लोग जंग तो छेड़ देते हैं, लेकिन खुद साहसी नहीं होते हैं, खुद शुजात नहीं होती। अमेरिका का जो हुक्मरान तबका है, जो लीडर्स हैं, वो डरपोक हैं, वो दूर से बैठ के बम तो मार सकते हैं, लेकिन मैदान में आके सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये जो पूरी घटना हुई है, ये कई सारे सवाल उठाती है, आगे इसमें और बातें होंगी, मीडिया में भी चर्चा होगी कि किस तरह से ये घटना घटित हो गई, और इस वक़्त पे कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी है ट्रम्प को नेगोशिएशंस को लेके, एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं, किसी तरीके से बातचीत कर ले ईरान, हमसे नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के बातचीत कर ले, तो वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे मौके पे ये हमला जो है कई सारे सवाल जो है खड़े करता है कि इस पे आगे और चर्चा होगी। लेकिन एक मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और मैं अपने सवाल पर आऊं उससे पहले आपने ठीक कहा कि जितने भी ईरान के लीडर्स हैं वो लगातार पब्लिक के बीच में दिखाई दिए,
लोगों के बीच में दिखाई दिए। अभी राष्ट्रपति पेजेस्कियान साहब वो साइकिल पर चलते हुए दिखाई दिए खुले आसमान के नीचे। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं। मैं अपने सवाल पर आऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपने जो कहा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आप जो कह रहे हैं हमने देखा भी है कि कैसे ईरान के लीडर्स वो सड़कों पर थे, या राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान साहब वो साइकिल पर चलते हुए दिखाई दिए। और एक ऐसा देश जो जंग में है, वहाँ के नेता वो खुले आसमान के नीचे, ना कि बख्तरबंद गाड़ियों के में अंदर और उसके बंकर्स में जो वो दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको कोई आशंका या आपको कोई इस प्रकार का डर था कि ये हमला हुआ है, इसके बाद में हो सकता है कि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, या फिर जो वो हमलावर है जिसकी पहचान अब हो रही है, 31 साल का एक व्यक्ति है, वो टीचर बताया जा रहा है, अमेरिकन है, तो कहीं ऐसा डर भी था ईरान के अंदर कि कहीं उसको ईरानी ठहरा दिया जाए या ईरानी एजेंट या स्पाई एजेंट ठहरा दिया जाए? जी देखिए कुछ भी कर सकते हैं ट्रम्प का तो आप देख ही रहे हैं कोई भरोसा नहीं है, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो अभी भी जो उनका बयान आया उन्होंने कहा है ये शायद नहीं कहा है कि ईरान का है, वो कह भी सकते हैं लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए धर्मेंद्र जी दुनिया ने ये देख लिया है कि ट्रम्प कितना झूठ बोलते हैं और कितना ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। खुद वहाँ के जो अमेरिकन सिटिज़न्स इस वक़्त हैं, वो ट्रम्प की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हत्ता वो लोग कि जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मागा बेस के अंदर जो टूट और फूट हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रम्प जो है अपने बयान पे कायम नहीं रहते हैं। एक चीज़ मैं और हाइलाइट करना चाहूँगा धर्मेंद्र जी, इस तरह के जब हमले होते हैं आप गौर करिएगा, ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। इस तरह के हमलों में हमेशा जो है वो ना किसी अफ्रीकन मूल के व्यक्ति को ही सामने आता है। मैं ये कह रहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं दे रहा हूँ, लेकिन अब उमूमन जब इस तरह के हमले होते हैं, तो या तो मैक्सिकन कोई होता है, या कोई अफ्रीकन होता है, या कोई चाइनीज़ होता है, या फिलिपिनो होता है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि यूरोपियन मूल का कोई व्यक्ति हो, उसने इस तरह के हमले किए हों। ये एक चीज़ हमें इशारा करता है, अमेरिकन सोसाइटी जिस तरह से तबके में डिवाइड है, जो वहाँ पे डिविज़न्स हैं मुख्तलिफ तरीके से, कि जिसको मीडिया ने बहुत अच्छे से ढाक-छुपा के रखा है हॉलीवुड मूवीज़ के ज़रिए से। ये डिवीज़न हमें बताता है कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं, चाहे वो पिछली बार का हमला हो, चाहे इस बार का हमला हो, किसी भी वहाँ के नेटिव या यूरोपियन जो लोग हैं, उनका नाम नहीं आता है, किसी अफ्रीकन का नाम आएगा, किसी मैक्सिकन का नाम आएगा, किसी चाइनीज़, किसी फिलीपींस, किसी इंडोनेशियन इस टाइप से, या अरब का आ जाएगा, किसी मुसलमान का नाम आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है वहाँ पे। तो इस बार जो हुआ है उसमें एक अफ्रीकन जो मूल के हैं, वो टीचर हैं, उनको बताया जा रहा है, उनका नाम आया है। अब वो उनको ईरान के साथ एफ़िलिएट किया है, नहीं किया है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दुनिया जानती है कि ये जो भी वो अगर ईरान के साथ नाम जोड़ते हैं, ईरान का जासूस कहते हैं, तो ये झूठ होगा। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा शायद वो टाइम इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ईरान के साथ जंग चल रही है, ईरान के साथ जंग में वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं। तो ईरान का नाम ये लगाना कि ईरान हमें असैसिनेट करना चाहिए, इस कहानी के जो है ग्राहक इस वक़्त शायद दुनिया में ना हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद नहीं है कि ईरान का नाम इसमें लिया जाएगा। ये बस यही कहा जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और सिम्पैथी गेन करने की अपनी डोमेस्टिक देखिए इस वक़्त वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन ट्रम्प और रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन पार्टियों चुनाव के दांव-पेच जो होते हैं, मुझे लगता है कि वो चुनावी दांव-पेच में से एक दांव-पेच है कि थोड़ा-सा जो है वो ट्रम्प के लिए सिम्पैथी या रिपब्लिकन्स के लिए सिम्पैथी क्योंकि ट्रम्प तो 80 साल के हो गए हैं, लेकिन रिपब्लिकन जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, जेडी वैंस वगैरह हैं, इनको अपना करियर आगे देखना है। तो वो इस तरह की चीज़ों में शायद आगे से देखेंगे कि थोड़ा-सा सिम्पैथी मिल जाए, ताकि पब्लिक का ओपिनियन थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, जो इस वक़्त पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर माहौल बना हुआ है ट्रम्प के खिलाफ और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ईरान की जंग को लेके। हम्म। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं ये जो हमला हुआ है, इस हमले में कुछ ज़्यादा है नहीं, और कहीं ना कहीं ये ट्रंप ने अपने लिए सहानुभूति के लिए ये हमला करवाया है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ बड़ा मसला जो इस युद्ध को, इस जंग को आगे ले जाएगा या ख़त्म करे। हाँ, जी, जी। मैं ये कह रहा था जी मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ मैं दोनों हाँ, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तरफ की कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, फॉल्स फ्लैग पॉसिबिलिटी है। हाँ, हाँ, इशारा है इस तरफ मेरा। जी। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल जो है मेरा आपसे यही रहेगा अब कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब वो गए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में गए, क्या कुछ आपको जानकारी मिली है? क्या वहाँ पर बातचीत हुई है? और डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे आने से पहले ही वापसी हो गई? जी, देखिए ये जो यात्रा हुई है 3 देशों की, ये इनकी एक
तरह से नॉर्मल जो मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं जो मुल्क के, वो यात्राएँ करते हैं, जाते हैं दूसरे देशों में, अपनी बातें रखते हैं और ख़ास तौर से जंग का मौका है, तो आरागची साहब ने ट्वीट ये किया है, आपने अगर उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान गए थे, किस तरीके से इस पूरे रीजन से परमानेंट तरीके से जंग को खत्म किया जाए, इस सिलसिले में बात करने हम पाकिस्तान से गए थे, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और जो उन्होंने कोशिश की है नेगोशिएशन उसकी उन्होंने जो है तारीफ भी की। तो इस सिलसिले में वो पाकिस्तान, ओमान और रशिया जा रहे हैं ताकि सही मानों में परमानेंट पीस यहाँ पे जो है वो कायम हो सके और उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी जो बातें हैं, जिसके बेस पे हम नेगोशिएशन करेंगे, जिन शर्तों के साथ हम नेगोशिएशन करेंगे, वो हमने पाकिस्तान को बता दी है ताकि वो आगे जो है वो अमेरिका को बता दें। ईरान का जो स्टैंड है नेगोशिएशन को लेके धर्मेंद्र जी, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम धमकी के साए में, हम ब्लॉकेड के साथ, ये जो लेबनान में हमले चल रहे हैं, पहले आपने कहा लेबनान में सीज़फायर हो जाएगा इज़राइल की साइड से, लेकिन फिर वहाँ पे जो है जंग शुरू कर दी, वहाँ मासूमों को मारने लगे। तो ईरान का स्टैंड है कि ये जो धमकी देना, ये एक तरह से हावी होने की कोशिश करना, अपनी शर्तों पे आप हमको अगर नेगोशिएशन कराना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी बातचीत करने के मूड में नहीं हैं। अगर आपको बातचीत करनी है, तो आपको सबसे पहले हमारा भरोसा जीतना होगा, क्योंकि 2 बार हमारे ऊपर नेगोशिएशन के दौरान हमला हो चुका है, चाहे वो पिछले साल हो, चाहे इस बार फरवरी में हो। तो कोई भी मुल्क होगा, कोई भी समझदार इंसान होगा, वो यही कोशिश करेगा कि सबसे पहले सामने वाली जो हमारी पार्टी है, जो सामने वाला बंदा है या सामने वाले लोग हैं, उनसे कहें कि आप हमारा भरोसा जीतिए कि आप दोबारा हमको जो है नेगोशिएशन के दौरान हमला नहीं करेंगे। इसलिए क्लियर स्टैंड ईरान ने लिया है, कुछ उनकी प्री-रिक्विज़िट हैं, पहले की शर्तें हैं, एक लेबनान में सीज़फायर, एक ये है कि ब्लॉकेड हटे और तीसरा ये कि वो चीज़ की जो आप जंग में हासिल नहीं कर चुके हैं, जंग में आप क्या नहीं हासिल कर चुके? आपने जंग के ज़रिए से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा खत्म नहीं किया। आपने जंग के ज़रिए से जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को नहीं खुलवाया। तो अब आप नेगोशिएशन में भी इन 2 बातों को डिस्कस ना करें। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम भी हम अपने हिसाब से चलाएँगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे भी हमारा कंट्रोल रहेगा। ये शर्तें अगर मंज़ूर हैं, तो फिर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन डेस्परेशन इतना ज़्यादा था ट्रम्प के अंदर कि फ़ौरन उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ से कुशनर हैं और विटकॉफ जा रहे हैं और उस चीज़ को दोबारा एक बार जो है इंटरनेशनल जिसे कहते हैं लेवल पे पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से ईरान ने डिप्लोमेसी के मैदान में फिर एक बार शिकस्त दी है अमेरिका को कि उनके निकलने से पहले ही अब्बास आरागची साहब वहां से चले आए, वापस चले आए और मजबूर होके ट्रम्प को ये कहना पड़ा कि हमारा यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। और देखिए एरोगेंस देखिए आप धर्मेंद्र जी कि आखिरी में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं और ईरान के पास कोई कार्ड्स नहीं है। तो ईरान ये चाह रहा है कि ये एरोगेंस जो आपका है ये खत्म करें, आप इस तरह से आके बात करें जिस तरह हारा हुआ खिलाड़ी आके बात करता है, इस तरह से ना पोर्ट्रे करें मीडिया में कि आप जीत गए हैं, आप विक्टोरियस हैं, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। एक सवाल, आपने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ का नाम लिया है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। आप लगातार जो भी ईरान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, उस सबको फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, आपके पास में क्या जानकारी है इसको लेकर के? क्या स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर वो अमेरिका से निकल चुके थे, बीच रास्ते से वापस लौट करके गए हैं, या अमेरिका से निकलने वाले थे, हरी झंडी नहीं मिली इसलिए चले ही नहीं? इस पर क्या जानकारी आपके पास है? जी, इसकी डिटेल क्या हुआ है इसका नहीं पता है, लेकिन ये बात जो यहाँ पे खबरों में मैंने देखी थी वो ये कि पूरी तरह से आमादगी थी और डेलीगेशन तैयार हो गया था। यहाँ तक कि मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया गया था कि ये जो है पीस टॉक का राउंड 2 है पाकिस्तान के अंदर, जबकि ईरान ने क्लियरली कहा था कि हम अमेरिका से अभी कोई बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये बात वहां से, ये उनका उतावलापन भी जो है दर्शाता है कि कितना ज्यादा उतावले हैं और बौखलाए हुए हैं बातों को लेके। अब वो क्या वहां से निकले थे और फिर जहाज घुमाया गया है या नहीं, उसके पहले ही उन्होंने रोक दिया है, इसकी डिटेल्स जो है वो कहीं भी किसी भी मीडिया में नहीं देखी है मैंने, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेशन और बहुत ज्यादा तेजी से कह रहे थे कि हम फौरन जो है वो भेज रहे हैं ताकि बातचीत हो जाए। तो यहाँ से अरागची साहब ने भी ये बात कही और ईरान का जो स्टैंड है कि ये जो कुशनर हैं या विटकॉफ हैं, ये एक्चुअली इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास तो कोई ऐसी पोस्ट भी नहीं है कि इनसे हम नेगोशिएशन करें। पिछली बार भी जो नेगोशिएशन हो रही थी, मेन नेगोशिएटर जो है जेडी वैंस थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे यूएस के, जब उन्होंने देखिए आप, जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, 12 बार उन्होंने खुद कहा कि मुझे ट्रम्प को फ़ोन करना पड़ा और फिर नेतन्याहू ने आके खुद कहा
कि मुझे बार-बार फ़ोन करके जेडी वेंस अपडेट दे रहे थे। जब उपराष्ट्रपति के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो नेगोशिएशन कर सके, तो फिर कुशनर और विटकॉफ जैसे निचले दर्जे के जो इनके डिप्लोमैट हैं, उनके तो पास तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इस वजह से भी ईरान इसमें कोई नेगोशिएशन के लिए नहीं रुका, ना उसने ये संकेत दिया या सिग्नल दिया या मैसेज दिया कि हम जो है वो दूसरे राउंड की वार्ता के लिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ मैसेज किया है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुआ है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान से कह दिया है कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर अमेरिका को बातचीत करनी है, नेगोशिएशन करनी है, तो हमारी इन शर्तों को माने, तो हम जो है वो आगे बातचीत करेंगे। यहाँ एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनिश्चितकाल के लिए सीज फायर हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से अनिश्चितकाल सीज फायर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब कल जब बैठक होनी थी वो बैठक हो नहीं पाई, और उसमें आप सही कह रहे हैं, मैंने भी बहुत कोशिश की खंगालने की। अब हो सकता है कि बाद में CNN वगैरह की तरफ से कोई डिटेल इसमें रिपोर्ट आए, और हम चाहते हैं कि ऐसी डिटेल रिपोर्ट कम से कम आनी चाहिए कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, उनका जहाज उड़ चुका था, बीच रास्ते से वापसी आया है या उड़ा ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर्सनली इस बात को जरूर कहा था कि ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट से वापस आए हैं, बीच रास्ते वापस आए हैं, ये नहीं पता है। लेकिन जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब का कल एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम इनके ऊपर ये जो सीज फायर वो चलता रहेगा और कोई हमला नहीं करेंगे। उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि कोई हमला नहीं करेंगे। तो हमला ना भी करें, लेकिन जो होर्मुज की ब्लॉकेज है वो तो अभी भी है, वो जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो तो अभी भी है, और जब तक ये ब्लॉकेड अगर नहीं हटेगा तब तो ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ये सीज फायर से तो सिर्फ इतना ही हो रहा है कि आप हमला नहीं कर रहे हैं, वो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो असली जो चीज़ है, जो असली जो दिक्कत है, यानी जो मुझे मुक्का नहीं मारा जा रहा है, मैं किसी को मुक्का नहीं मार रहा हूं, लेकिन जो मेरी गर्दन पर जो पैर रखा हुआ है, जो मेरी सांस आ जा रही है, वो तो अभी भी बंद है। तो होर्मुज की जो ये ब्लॉकेड है ये कब हटेगी? उसी से जो है आवाजाही शुरू होगी। जी, देखिए पहले तो ये हमें देखना होगा कि एक जो बात पहले भी आपसे होती रही है और हमारे दूसरे दोस्तों ने भी आपसे कही है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन उदाहरण हमें कल देखने को मिला। आप देखिए अमेरिका जो सुपर पावर कहलाया जाता था, और वाक़ई वो जो है उनका डिफेंस बजट 8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, वो इकोनॉमी दुनिया की पहले नंबर की है। तो एक बात इसमें दम है कि वो एक सुपर पावर जैसे थे। लेकिन अब जो उनकी हालत हो गई है कि ईरान का डेलीगेशन जाता है अपने खुद के प्रोग्राम को लेके, पाकिस्तान जाता है अपने पहले से जो डिसाइड प्रोग्राम है, शेड्यूल प्रोग्राम है, उसको लेके मीडिया में ये बयान देते हैं ट्रंप कि देखिए साहब, दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो रही है, हम अपने लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन ईरान उनको बिल्कुल भी जो है वो अहमियत नहीं देता है और वापस चला आता है। तो ट्रंप आके कहते हैं कि साहब, हम अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, हमें कोई बातचीत अभी नहीं करनी है, और ईरान को अगर हमसे बात करनी है तो हमें कॉल कर ले। ये अल्फाज उन्होंने यूज किए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की ये हालत हो गई है कि वो पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं ईरान के कि भाई नेगोशिएशन कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ। लेकिन साथ ही साथ वो जो एक एरोगेंस है, वो जो एक शक्तिशाली होने का घमंड है जो टूट नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, वो उनको ये इजाज़त नहीं देता कि आप ईरान की शर्तों पे ज़ाहिरी एतबार से जो बातें कर रहे हैं वो ये कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, हम कोई अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वेस्ट एशिया में, तो ईरान की भी पूरी तैयारी है, और ईरान को पता है कि ये मुँह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, मुँह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। तो ईरान पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, पूरे हर तरह की आमादगी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है कि अगर ये किसी भी तरह का हमला करते हैं, तो वो पूरी तरह से आमादा है। बात अगर ब्लॉकेड की जाए, तो ब्लॉकेड जो है वो एक तरह से सिंबॉलिक यहाँ पे जो है वो रस्साकशी का मौजू बन गया है। ब्लॉकेड से ईरान को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा ट्रंप और वेस्ट का मीडिया कह रहा है। ट्रंप बार-बार आके इसको कहते हैं कि 500 मिलियन का नुकसान हो गया, 500 मिलियन का नुकसान डेली हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे ट्रंप ने कहा कि एयरफोर्स खत्म हो गई, मिसाइल पावर खत्म हो गई, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनके सब कुछ खत्म कर दिया, मुल्क पूरा खत्म हो गया, रिजीम चेंज कर दी। तो ये जो उनके झूठ थे, उसी तरह का एक झूठ है कि जिसको मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के, खास तौर से वेस्ट का जो मीडिया है, कि ईरान को इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है। ईरान के शिप्स वेस्टर्न मीडिया की ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर है, फाइनेंशियल टाइम्स की परसों की रिपोर्ट है कि तकरीबन 30 शिप्स जो हैं वो गुजरे हैं, उसमें ईरान के भी शिप्स हैं। ईरान का ज़्यादातर जो तेल है, 80-90% जो तेल है वो चाइना जाता है,
और चाइना वो जा रहा है, चाइना से जो सामान आना है आ रहा है। तो ब्लॉकेट का असर जो है वो ईरान की इकोनॉमी पे नहीं है। लेकिन फिर क्यों बार-बार ईरान कह रहा है कि जब तक ब्लॉकेट नहीं हटेगा तब तक जो है हम वो बातचीत नहीं शुरू करेंगे। वो सिंबॉलिक उसके लिए उसका एक सिंबॉलिक मतलब है कि भाई आपने दुनिया के सामने ये कहा है कि हम सर्वशक्तिमान नेवी है हमारे पास, हम अपनी नेवी के साथ आपको ब्लॉकेट लगाएँगे। तो दुनिया के अंदर जो आप ये इमेज बनाना चाहते हैं कि हम अपनी ब्लॉकेट के ज़रिए से ईरान को घुटने पे ले आए, हमने ईरान को दबा दिया, मजबूर कर दिया ब्लॉकेट के ज़रिए से, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक ब्लॉकेट आप नहीं हटाएँगे तब तक हमारी साइड से कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। दूसरी बात ये है ये जो 2-3 जहाज़ों को पकड़ा है अमेरिका ने जहाँ तक मुझे अपडेट है लास्ट 3 जहाज़ों को पकड़ा है। उसके मुकाबले में ईरान ने भी 3 ऐसे जहाज़ कि जो इज़राइल से रब्त रखते हैं, इज़राइल से रिलेशन है उनका और यूएस से रिलेशन है, उन जहाज़ों को पकड़ा है। तो कुछ जहाज़ों को पकड़ के यूएस जो है ये छवि बनाना चाहता है कि देखिए ईरान के जहाज़ नहीं निकल रहे हैं, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल तमाम और खत्म होने वाली है। जबकि ऐसा नहीं है, ईरान की इकोनॉमी चल रही है, ईरान का तेल मार्केट में बिक रहा है, खास तौर से चाइना की तरफ। तो फिर क्यों ब्लॉकेट पे इतना ज़्यादा ज़ोर है ईरान का? उस सिंबॉलिक असर की वजह से कि आपको हमारी शर्तों पे आके बातचीत को शुरू करना होगा, चलाना होगा और साथ ही साथ कल जो है खातमुल अंबिया के जो बयान आया है, उन्होंने खास तौर से कहा है, क्लियर कहा है कि अगर आप हमारे ऊपर किसी भी तरह का दोबारा अटैक करते हैं, तो इस बार का हमारा अटैक पिछली बार के रिटेलिएशन से ज़्यादा खतरनाक होगा जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। चलिए, तो अब देखिए 2-3 बातें यहाँ पर बिल्कुल साफ है। हम जितने भी अमन पसंद लोग हैं दुनिया भर में जहाँ तहाँ पर भी, वो तो यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन पहला ये उम्मीद हम लोग कल भी कर रहे थे, वैसे तो रोजाना करते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बातचीत होगी और चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। इस बीच में रात को ट्रंप पर हमला हो गया तो वो एक अलग मसला खड़ा हो गया। एक एक करके चीज़ें फिर से पेचीदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड वो कब पूरी तरह से हट जाएगी और कब पूरी तरह से नॉर्मल वो ट्रेड होगा, बाजार कब स्थिर होंगे, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी बाजार में भी वो विश्वास पैदा नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं। एक तरीके से आप यूं कहिए कि हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चला, जो 40 दिनों की जो जंग चली, उसका हाथी निकल चुका है, लेकिन ये पूंछ निकल नहीं रही है। और ऐसा ना हो कि 40 दिनों की तो वो जंग थी और 40 दिनों का ये एक तरीके से सीज फायर और ये सारी बातें चलती रहें और तब जाकर के कोई हमें फाइनल जो है वो सेटलमेंट देखने को मिले। बाकी कब क्या होता है इस पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी। और आप ईरान से सीधे हमारे साथ में जुड़े और ट्रंप पर हमले को लेकर के और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।